हर हथियार की अपनी एक कैपेसिटी होती है, हाँ। उसकी एक अपनी लिमिटेशन होती है, उसकी एक अपनी रेंज होती है, उसकी अपनी एक किल कैपेसिटी होती है। यस यस यस। तो जो मोस्ट अप्रोप्रिएट आपको लगे उसको अब आप लॉन्च कीजिए, चाहे आप हवा से भेजें या सतह से भेजें, पर्पस जो है वो आपको सॉल्व होना चाहिए। हाँ। और यही एक्चुअली जो आर्म फोर्सेस ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, उन्होंने ये बोला कि भाई हमने जो अपना काम करना था वो कर दिया, अब गिनती आप करते रहो। एग्जैक्टली। तो ये जो सर मतलब ब्रह्मोस की बहुत बात हुई और उसकी एक सक्सेस स्टोरी इस उसमें स्ट्रेटेजिकली बहुत ज़्यादा माना गया कि मतलब दिस काइंड ऑफ वेपन जो इंडिया के पास है वो बहुत सक्सेसफुल रहा, वो उन प्यूनिटिव स्ट्राइक के लिए बहुत ज़्यादा अप्रोप्रिएट था। तो क्या यूनिक बनाता है सर इस ब्रह्मोस को इंडिया के लिए? देखिए, ब्रह्मोस मिसाइल जो है वो इंडिया और रशिया का जॉइंट कोलैबोरेशन के अंदर इसका प्रोडक्शन इंडिया में हुआ। यस। और जब इसका जॉइंट प्रोडक्शन हुआ तो उस समय जो टेक्नोलॉजिकल पार्ट था, आप मान के चले कि मैक्सिमम टेक्नोलॉजी वाज कमिंग फ्रॉम रशिया, बट ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम हमने इसमें अपना भी सेल्फ रिलायंस ऐड किया और आज की डेट में काफी अच्छे प्रतिशत से हम ब्रह्मोस में अपना इंडिविजुअल कंट्रीब्यूशन दे रहे हैं। अब आते हैं कि इस मिसाइल की खासियत क्या है। सबसे पहली बात तो यह है कि एक क्रूज मिसाइल है। शुरुआत में ये क्रूज मिसाइल सरफेस टू सरफेस आप बोल सकते हैं, जमीन से लगभग सतह पर लगकर चलती है। ओके, कितनी हाइट पे चलती है सर ये यूजुअली? एज लो एज यू कैन थिंक ऑफ। अब आप ये समझने की कोशिश कीजिए कि आप उसको इतना नीचे भी नहीं ला सकते कि वो टकरा जाए, इतना ऊपर भी नहीं लाइए कि वो नजरों में आ जाए। ओके, रडार में आ जाए। ओके। अब जो रडार सिस्टम्स होते हैं उनकी अपनी एक लिमिटेशन होती है। रडार सिस्टम मोस्ट इफेक्टिवली काम करते हैं जब आपको जो स्काई है, व्हेन यू हैव टू स्कैन द स्काई। ओके, करेक्ट। ओके, क्योंकि खुला आकाश है, कोई ऑब्स्टिकल नहीं है, कोई चीज आ रही है तो वो दिन के समय आपको नंगी आंखों से दिख सकती है, रात के समय वो आपको रडार से दिख सकती है। बट जब कोई चीज जमीन की सतह से लग के चल रही है और उसके बीच में बिल्डिंग के बीच में से, बिल्डिंग के बीच में से भी जा सकती है, वो बाईपास करके भी जा सकती है, ये दीज आर ऑल वेरी इंटेलिजेंट मिसाइल्स। तो जब आप उसको डिटेक्ट करने की कोशिश करते हो तो रडार क्या करता है? रडार इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एनर्जी को ट्रांसमिट करता है और जो रिटर्न आता है उसको एनालाइज करके देखता है कि क्या चीज स्टेशनरी है, क्या चीज मोबाइल है। तो जब रिटर्न आता है तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एनर्जी जो है वो डिफरेंशिएट अपने आप में कुछ नहीं कर पाती कि ये बिल्डिंग है, ये झाड़ है और ये मिसाइल है, ये कोई पक्षी है। पूरे रिटर्न्स वापस आते हैं। ठीक है। उस रिटर्न्स को जब आप प्रोसेस करते हो, जिसको बोलते हैं सिग्नल प्रोसेसिंग, तो उसमें से फिर आप कोशिश करते हो कि जो अनवांटेड है उसको हटाया जाए और जो काम का है उसको डिटेक्ट किया जाए। बिल्कुल ठीक है। तो जब लो फ्लाइंग ऑब्जेक्ट होते हैं तो उनकी रडार सिग्नल प्रोसेसिंग जो है वो बड़ी कॉम्प्लिकेटेड होती है, टाइम कंज्यूमिंग होती है। और टाइम तो आप देख सकते हैं कि अगर इस मिसाइल की आप स्पीड देखें सो 3 मैक मतलब ध्वनि की गति से 3 गुना रफ्तार से ये जा रही है। तो आपके पास में रिएक्शन टाइम बहुत कम होता है। ओके। दूसरा जब ऐसी कोई मिसाइल आप लॉन्च करते हो तो आप कोशिश करते हो कि उस मिसाइल को आप जितना हो सके उतना इनविजिबल बनाएं। चाहे वो एयरक्राफ्ट हो, चाहे वो हेलीकॉप्टर्स हो, चाहे वो ड्रोन्स हो, चाहे मिसाइल्स हो। इनविजिबल बनाने का मतलब ये होता है कि आप ये कोशिश करें कि कोई रडार उसको डिटेक्ट ना कर पाए। अब रडार उसको डिटेक्ट कैसे नहीं कर पाएगा? जब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एनर्जी जो रडार के ट्रांसमीटर से आती है उस टारगेट से टकराती है और वापस जाती है, उसके वापस जाने के रास्ते को अगर आप रोक दें, एनर्जी को आप अपने आप में एब्जॉर्ब कर लें सरफेस पे, राइट,
तो वो एनर्जी जाएगी नहीं, या इतनी कम जाएगी कि वो डिटेक्टेबल सिग्नल नहीं बन पाएगी। ये लोग बहुत डिक्लेयर नहीं करते हैं कि हमारी मिसाइल्स की स्टेल्थ कैपेसिटी कितनी है। कोई कंट्री नहीं करेगी। क्यों आप किसी को बताओगे कि हम स्टेल्थ हैं? राइट, ये तो एनिमी के ऊपर है कि भाई हम आ रहे हैं, तुम डिटेक्ट कर सकते हो तो करो, अगर तुम नहीं कर पाए तो हम अपना काम कर लेंगे, अगर आप कर पाए तो आप अपना काम करो। यही बात है। ओके, तो इस अब देखिए ब्रह्मोस तो अभी इतनी वर्सेटाइल मिसाइल बन चुकी है कि वो सरफेस टू सरफेस, सरफेस टू एयर, एयर टू सरफेस, ये तो अभी हर प्लेटफॉर्म से एक्चुअली लॉन्च की जा सकती है। अब प्रयास चालू है, हो सकता है कि आपको आने वाले समय में ब्रह्मोस हाइपरसोनिक मिसाइल भी देखने मिले। ओके, ओके, तो ये तो एक्चुअली कंटिन्यूअस डेवलपमेंट है, प्रोसेस है, जो हर कंट्री करती है, वो हम भी करेंगे। सर लेकिन हमने मतलब इंडिया ऑलवेज, क्योंकि जब हम बचपन से सुन रहे हैं कि हमारे पास जो मिसाइल्स टेक्नोलॉजी है वो हम बहुत काफ़ी समय से इवॉल्व करते हुए आ रहे हैं। हमारे पास आज अग्नि है, पृथ्वी है, देन हमारे पास दूसरी आकाश भी है, तो उसमें ब्रह्मोस एकदम से स्टैंड आउट कैसे कर गई? देखिए, आप हर एक मिसाइल की एक अपनी यूनिक प्रॉपर्टी होती है कि वो किस पर्पस के लिए। राइट, कुछ इंटरकॉन्टिनेंटल मिसाइल है, आपको कितनी दूर जाना है, सबसे इंपॉर्टेंट चीज है। राइट, कितना बड़ा डैमेज आपको करना है। राइट, प्लस आपके सामने खतरे क्या है। आप ऊपर से जाके नीचे आएंगे तो खतरा क्या है, नीचे से नीचे जाएंगे तो खतरा क्या है, नीचे से ऊपर जाएंगे और फिर नीचे आएंगे तो खतरा क्या है। तो अलग अलग कैटेगरीज की जो मिसाइल्स होती हैं वो उनकी रेंज, उनकी वॉरहेड कैपेसिटी, कितना एक्सप्लोसिव अपने साथ में ले जा सकती है, कितना सक्सेसफुली कितने कम टाइम पे वो अपने डेस्टिनेशन तक पहुंच सकती हैं, ये सब मैटर्स होते हैं। यू मे रिक्वायर ए मिसाइल for a range of let's say 20 kilometers also. You may require a missile whose range is 5,000 kilometers or plus. Right? Yes. तो basically concept एक है, applications अलग अलग हैं, उस application के हिसाब से उनकी डिजाइन, मॉडलिंग एंड मैन्युफैक्चरिंग। तो इंडिया पाकिस्तान कॉन्फ्लिक्ट जब होता है तो जो ब्रह्मोस काइंड ऑफ वेपन है वही सबसे पोटेंट, वो एक्चुअली सबसे यूजफुल आप बोल सकते हैं, बिकॉज एनिमी इज एट योर नेक्स्ट डोर। यस, आपको 2-4 हजार किलोमीटर दूर नहीं जाना है। राइट, तो आप आसानी से इस तरीके की मिसाइलों का यूज करके आप सिचुएशन को हैंडल कर सकते हैं। ये जो कॉन्फ्लिक्ट था 3 दिन का, इसमें आप बोल सकते हैं कि मैन ऑफ द मैच ब्रह्मोस थी? ऐसा बोलना ठीक नहीं होगा। ओके, कारण यह है कि इस पूरी प्रोसेस में एक सिस्टम काम करता है और ये बड़े कोऑर्डिनेटेड वे में काम होता है। इसमें आर्मी, नेवी, एयरफोर्स, डीआरडीओ, दूसरी एजेंसीज, ये सबका एक कंट्रीब्यूशन होता है। हाँ, ये अलग बात है कि नारियल जो आपने फाइनली फोड़ा वो ब्रह्मोस से फोड़ा। ओके, मतलब जैसे फुटबॉल होता है, फुटबॉल में जो स्ट्राइकर होता है, मतलब ऑब्वियसली वो 11 लोगों का गेम होता है, बट जो स्ट्राइकर, मतलब जैसे आज मेसी है तो मेसी को मेसी माना जाता है, जो ब्राजील के रोनाल्डो को रोनाल्डो माना जाता है, ब्राजील वाले रोनाल्डो, है ना। अब वो उस समय बेबेटो कार्लोस बहुत बड़ा एक मिडफील्डर हुआ करता था। इसका श्रेय आप किसी एक इक्विपमेंट को, एक इंडिविजुअल को, एक एजेंसी को नहीं दे सकते। दिस इज ऑल इंटीग्रेटेड टास्क, highly sophisticated, right? Requires a huge amount of intellect, information, coordination, decision making, and precise timing. सर, जैसे ब्रह्मोस की बात हुई उसी तरीके से एक और जिस वेपनरी की बात हुई है, और वो बिल्कुल सही मायने में मतलब हमारे लिए जिसे कहते हैं कि बहुत बड़ा सेवियर बन के निकल के आया है, वो है S-400। बहुत बात हो रही है S-400 की। तो पहले तो क्योंकि आप सर डिफेंस अटैचे हैं रशिया में, और ये दोनों ही जो वेपन है, चाहे वो ब्रह्मोस हो
और वो चाहे S-400 हो। तो S-400 इंडिया की इस तरीके की जो कैपेबिलिटी है, जो डिफेंस कैपेबिलिटी है, नॉट ऑफेंस बल्कि डिफेंस, तो उसमें कितना इंपॉर्टेंट रोल पहले तो इसने निभाया इस कॉन्फ्लिक्ट में, और फ्यूचर इसका कैसे देखते हैं? देखिए, S-400 is an integrated system of a set of radars, then decision making, and the appropriate sets of missiles. तो वो आंख भी है और वो बंदूक भी है। यस यस यस। तो उसके दो काम हैं। एक तो ये है कि कोई भी एयरबोर्न ऑब्जेक्ट जो ही आपकी तरफ आना शुरू होता है, उसको आप कितने डिस्टेंस पहले डिटेक्ट कर लेते हैं, क्योंकि जितना जल्दी आपने डिटेक्ट किया, उतना आपके पास में रिएक्शन का टाइम हो गया। अब जब वो आपके नजदीक आता है, राइट, तो वो एक ट्रेजेक्टरी को फॉलो करता हुआ आता है। तो फिर आप प्रेडिक्ट करते हो कि अच्छा अभी इधर है तो इतने समय में ये इधर होना चाहिए, और जहां हमारी मार की रेंज में आता है उस समय आपका सेम S-400 सिस्टम का जो फायर कंट्रोल होता है, वो मिसाइल को फायर करके उसको खत्म कर देता है। ये अनडाउटली रिनाउंड एंड एक्सेप्टेड वर्ल्ड वाइडली एयर डिफेंस सिस्टम है, और हमारे पास में है क्योंकि हमें इसकी जरूरत थी, और हमारे जो पुराने मित्र हैं, स्ट्रेटेजिक पार्टनर हैं, रशिया ने हमारी नीड को समझा और हमको इसको मुहैया कराया। तो मतलब आपने ये बोला कि एक इंटीग्रेटेड सिस्टम है, बट सर अभी इसकी एक बहुत ऑफ लेट, क्योंकि हमारे कॉन्फ्लिक्ट में तो बहुत काम आई, हम लोगों ने जितने भी वहाँ से अटैक हुए, पाकिस्तान की तरफ से जितने भी एयरबॉर्न अटैक हुए, उसको बहुत ही एफिशिएंटली इसी मिटिगेट कर लिया। बट सेम अभी एक नई चीज़, यूनिक बहुत चीज़ हुई है, यही सिस्टम रशिया के पास है, और रशिया यूक्रेन वॉर में जब वही सिस्टम काम कर रहा था, तो अभी जो रिसेंट अटैक हुआ है, यूक्रेन ने बहुत एक मेहमद अटैक रशिया के ऊपर किया, वो सिस्टम उतनी एफिशिएंटली जो यूक्रेन के अटैक को, यूक्रेन का जो ड्रोन अटैक था, उसको नहीं रोक पाया। तो सर क्या ऐसा क्यों हुआ सर? इंडिया के लिए वो इतना एफिशिएंट था, बट वहीं वो रशिया जिसने उसको उस टेक्नोलॉजी को बनाया है, वो चीज़ उसको वैसे नहीं रोक पाया। नहीं, ये एक्चुअली जो कंपैरिजन है वो गलत है, इसलिए कि अगर आप रिसेंट अटैक जो यूक्रेन ने रशिया के ऊपर किया है जी, उसके संदर्भ में अगर आप देख रहे हैं, तो उसके संदर्भ में S-400 को हम रेफर इसलिए नहीं कर सकते हैं कि ये जो अटैक हुआ, ये किसी की भी कल्पना के बाहर की प्लानिंग थी। अच्छा। यूक्रेन ने करीब 120 से लेके 150 ड्रोन्स को रशिया के अंदर लाकर, राइट, और जहां पर उनके एयर बेसेस हैं, जहां पे उनके क्रिटिकल इंस्टॉलेशन हैं, उसके पास तक लाया, और उसको हजारों किलोमीटर दूर बैठ के इनिशिएट किया। तो S-400 सिस्टम तो आप कहाँ लगाते हो? बॉर्डर्स पे लगाते हो। हाँ। अच्छा, मतलब ये आप ये कह रहे हैं कि वो ड्रोन्स पहले मेनलैंड रशिया के अंदर लाए गए किसी भी दूसरे मीन से। मतलब जैसे किसी कार में रख के ले आए। इन्होंने कुछ ट्रक्स का यूज किया, जो कि मीडिया में वीडियो न्यूज़ आ रही, वही मैं आपको बता रहा हूँ। आप सर देखिए, हम भी चैनल्स देखते हैं, हम भी न्यूज पढ़ते हैं, लेकिन जैसा हम देखते होंगे और जैसा आप देखते हैं उसमें एक डिफरेंस है। हाँ, क्योंकि देखिए, ये जो छोटे छोटे ड्रोन हैं, ये यूक्रेन से उड़ के और इतना हजारों किलोमीटर दूर इतने आ सकते हैं। स्वार्म ड्रोन बोलते हैं आज की डेट में। नहीं, आप स्वार्म बोले, दैट इज अ ग्रुप ऑफ ड्रोन्स। क्वेश्चन सबसे बड़ा ये है कि ये जो ड्रोन्स हैं, ये शॉर्ट रेंज अटैक्स के लिए मोस्ट एप्रोप्रिएट वेपन है आज की डेट में। आप इनको यूक्रेन से उड़ा के
और रशिया के अंदर तक 1000 किलोमीटर नहीं ला सकते, उतनी रेंज नहीं होती उनकी। 40 मिनट, 50 मिनट, 2 घंटा, 3 घंटा उड़ेगा, और वो भी स्पीड भी ये होती है। और इतना जब लंबा जब उड़ेगा तो उसको तो कोई भी देख लेगा। यहाँ पर उन्होंने इन ड्रोन्स को रशिया के अंदर ही असेंबल किया है, ऐसा न्यूज बोलती है, राइट। तो उसमें S-400 का कोई दोष नहीं है। ओके, ठीक है। ओके। और हो सकता है वहां पर उन्होंने इसकी कल्पना भी ना की होगी, और वहां पर ऐसा कोई डिटेक्शन की मैकेनिज्म होगी भी नहीं। आप समझ रहे हैं ना जो मैं कहना चाह रहा हूँ। हाँ, अब हम ये आते हैं कि हाउ इफिशिएंटली एंड व्हाई सो इफिशिएंटली वी कुड यूज S-400, जहां की आपने ऑलमोस्ट 100% प्रिसीजन के साथ में इनकमिंग थ्रेट्स को न्यूट्रलाइज किया इंडियन पर्सपेक्टिव में। तो ये इसके बहुत सारे फैक्टर्स हो सकते हैं। ये जरूरी नहीं है कि हमने सिर्फ S-400 को ही यूज किया हो। ओके, राइट। हमारे अपने मिसाइल डिफेंस शील्ड है जो DRDO ने डेवलप की है। हमारे अपने सेट्स ऑफ रडार्स हैं, हमारे अपने सैटेलाइट्स हैं, हमारे अपने इंटेल हैं, राइट। अगर आपके पास में इतना सारा डेटा है जो कि मान लीजिए स्टैगर्ड है, अगर आपने इंटेलिजेंटली उसको इंटीग्रेट कर लिया, राइट, तो वो आपकी कैपेसिटी को उसने एनहांस कर दिया। ओके, ओके। मतलब यू आर सेइंग कि जो S-400 है वो तो हमें एक चीज मिली ही, वी हैव इंटीग्रेटेड आवर ओन एस्टेब्लिशमेंट्स, आवर ओन इक्विपमेंट, देयर इज ए पॉसिबिलिटी। ओके, ओके। और उसी ने S-400 को और ज्यादा लीथल डिफेंस सिस्टम बना दिया। देखिए, S-400 ने अपना काम किया, हमारे सिस्टम्स ने अपना काम किया, और उससे जो इंटेल, उससे जो डेटा जनरेट हुआ, राइट, उस डेटा को यूज करके आपने मल्टीपल वेज यूज करके इनकमिंग थ्रेट से उनको न्यूट्रलाइज किया। एज सिंपल एज दिस। ओके, तो इसमें सबका योगदान है।